हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एसएससी सीजीएल 2022 की 18 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और हम एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर एक बार फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लगभग मैं 25 क्वेश्चन बताऊँगा जो कि अभी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक एंजॉय जरूर करें और अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें, क्योंकि इनमें से हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हों जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में फिर से रिपीट हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले और टाइम से पहुँच पाए। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 को 18 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब था कि बंगाल विभाजन के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो सन 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, जिसकी डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो थी वो कितनी रही थी। तो इसका सही जवाब है कि शिशु मृत्यु दर जो थी वो आपकी 47 यानी कि 47 रही थी। अगर बात करें 2022 की जनगणना के अनुसार तो फिलहाल में जो आपकी शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, वो 33 है। तो हो सकता है कि आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनगणना 2022 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 33, और 2011 के अनुसार ये थी आपकी 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम किताब को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि औसत बिक्री मूल्य का जो वक्र होता है वो किस आकार का होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका जो शेप होता है वो यू शेप होता है। ठीक है, यू शेप का जो आपका औसत बिक्री मूल्य वक्र का आकार होता है। अगला क्वेश्चन था कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में जो आपकी 7वीं सूची है उसमें जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची, जो समवर्ती सूची होती है, तो इनमें से किस सूची के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण को रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वन्य जीवों का जो संरक्षण है उसके लिए इनको समवर्ती सूची में जगह दी गई, जिसको इंग्लिश में हम कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जो आपका लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके अधीन होता है। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन था कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके अधीन होता है। तो इसका सही जवाब था कि आपका लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसी के अधीन लोकसभा का सचिवालय होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था कि मदुरई जो राजधानी थी वो किन की थी। तो आपके जो चोल वंश था या फिर जो चोल आपकी इंडिया में राज करते थे उन्हीं की राजधानी थी मदुरई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था कि किस एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो भारत में खत्म हुआ था। तो इसका सही जवाब था कि आपका जो भारत शासन अधिनियम सन 1858 का था उसके अकॉर्डिंग आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन है वो इंडिया के अंदर खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि जब बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे गिर जाता है तेजी से तो वह किस बात का संकेत करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब बैरोमीटर में पारा तेजी से नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब तूफान आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तूफान का संकेत होता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है और आपको याद रखना है कि बैरोमीटर से आप वायु दाब को माप सकते हैं। क्वेश्चन था कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सर ये 2022 का आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब था कि 25वां जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव था वो कहाँ, वो आपका पांडुचेरी में या फिर ऐसे कहते पुडुचेरी में आपका आयोजन इसका हुआ था। क्वेश्चन था कि हमारी जो हड्डियाँ और जो दांत होते हैं वो सामान्यतः काय के बने होते हैं। तो इसका सही जवाब था कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत बने होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आपके 73वें जो ग्रैंड मास्टर उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। क्वेश्चन था कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं कि सरयू के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका अयोध्या है, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दिल्ली जो आपका गंगा नदी के किनारे, इसके अलावा आपका जो आगरा है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब है 24 जुलाई सन
1947 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हैं जिनका नाम है अबुल फजल। ठीक है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि दूध में आपकी लैक्टोज पाई जाती है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके शनि के हैं। अगर दूसरे नंबर पे पूछ ले तो आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति के हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों हमें इतने ही वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, दोस्तों के भी शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।